हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का दूसरा भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति की और इसके बाद समझेंगे संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गति की। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब कोई एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गति करता है तो उस पर लॉरेंस बल लगता है, जिसके प्रभाव की वजह से आवेशित कण का पथ भटक जाता है। तो हम यहाँ पर इसी भटके हुए पथ की दिशा को समझेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जबकि इसकी दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जो आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। आइए अब इसमें पहली स्थिति लेते हैं, जिसमें वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे कि यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जबकि आवेशित कण का वेग ऊपर की ओर है, जिसकी वजह से जैसे ही आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है उस पर लगातार एक बल लगने लगता है, जिसके कारण इस आवेश का पथ कुछ इस तरह से वृत्तीय हो जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ इस स्थिति में आवेश पर लगने वाले निरंतर बल की दिशा पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इस वृत्तीय पथ के हर एक बिंदु पर बल की दिशा अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर होगी, यानी कि केंद्राभिमुख बल के जैसे। और इसी की वजह से ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्तीय पथ में गति करने लगता है। आइए अब हम इसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। इसके लिए आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंस बल को केंद्राभिमुख बल के बराबर रखते हैं, यानी कि Q ब्रैकेट V क्रॉस B बराबर होगा m V की घात 2 बटे R के। दोस्तों, अब क्योंकि V और B एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए Q ब्रैकेट V क्रॉस B बराबर होगा B V Q के, जो बराबर है m V की घात 2 बटे R के। इससे वृत्तीय पथ की त्रिज्या आती है R बराबर m V बटे B Q। जबकि वृत्तीय पथ के लिए समय अवधि की बात करें तो वो होगी T बराबर 2 पाई R बटे V। और अगर हम यहाँ R का मान पिछले व्यंजक से रखें तो समय अवधि T आती है 2 पाई m बटे B Q। दोस्तों, अब हम त्रिज्या और समय अवधि के व्यंजक को एक जगह लिख लेते हैं और अब ज्ञात करते हैं इस वृत्तीय पथ में आवेशित कण की गति की कोणीय आवृत्ति को, जो होती है ओमेगा और जो बराबर होती है 2 पाई बटे T के। अब यहाँ हम पिछले व्यंजक से T का मान इस समीकरण में रखें तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा आती है BQ बटे M। चलिए अब बात करते हैं एक दूसरी स्थिति की, जिसमें आवेशित कण का वेग सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न होकर किसी निश्चित कोण पर झुका है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्थिति में बल की दिशा का पता कैसे लगाया जाएगा और इस स्थिति में आवेशित कण का पथ क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों अक्ष x, y तथा z को बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा z अक्ष के समांतर है और कोई एक आवेशित कण मूल बिंदु से v वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हुआ YZ तल में गति करता है।
चलिए पहले हम इस वेग को अक्षों के अनुसार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर z अक्ष के समांतर वेग होगा v cos थीटा और y अक्ष के समांतर वेग होगा v sin थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग की दिशा के लंबवत होती है, यानी यहाँ पर बल की दिशा होगी x अक्ष के समांतर। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन तीनों ही अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र, वेग और बल की दिशा मिलती है, जैसे इससे पहले वाली स्थिति में भी था। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक आवेश का पथ वृत्तीय होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वेग का एक भाग z की दिशा में भी है, यानी कि ये वेग आवेशित कण को z अक्ष के समांतर भी गति करने के लिए बाध्य करेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह आवेश दो तरह की गति करता है, एक तो वृत्तीय जो v sin थीटा की वजह से है, और दूसरी रेखीय जो v cos थीटा की वजह से होगी। यानी कि यहाँ पर आवेश दोनों गतियों को संयुक्त रूप से करेगा, अर्थात इसका पथ कुंडलीदार होगा। आइए अब हम इस पथ के कुछ गुणधर्मों पर विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कुंडलीदार पथ की त्रिज्या, जिसे ठीक पहले की ही तरह लॉरेंस बल को केंद्राभिमुख बल के बराबर रखकर ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि मोड q v क्रॉस b बराबर होगा m v की घात 2 बटे r। अब दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर v तथा b लंबवत नहीं है, इसलिए v क्रॉस b को हम लिख सकते हैं v b sin थीटा, जो बराबर होगा m v की घात 2 बटे r के। और यहाँ से r आता है m v sin थीटा बटे b q। इसके अलावा एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में आवेश को लगा समय t होगा rho पाई r बटे v। और अब यहाँ पर r और v का मान रखें तो t आता है 2 पाई m बटे b q। तो आइए हम यहाँ त्रिज्या और समय अवधि को एक साथ लिख लेते हैं। इसके साथ ही हम इसी प्रकार की गति से जुड़े एक और गुण के बारे में जान लेते हैं, जो कहा जाता है पिच। दोस्तों, किन्हीं दो लगातार कुंडलियों के बीच की दूरी को कहा जाता है पिच, जो बराबर होती है चाल गुणा समय के। और जैसा कि हमने कहा था कि ये रेखीय गति होगी वेग v cos थीटा की वजह से। इसका मतलब पिच आएगी v cos थीटा गुणा t। अब यहाँ पर t का मान रखने पर पिच आती है 2 पाई m v cos थीटा बटे b q। तो ये तो बात हुई थी किसी एक आवेश के सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में गति की। अब अगर हम मान लें कि इस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, तो ये आवेश किस प्रकार गति करेगा? इसे समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। इसके साथ ही इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है, जिसे यहाँ कुछ ऐसे अंदर की ओर की दिशा में दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि एक आवेश इन दोनों ही राशियों के लंबवत दिशा में गति करता है, कुछ ऐसे। तो ये आवेश बहुत ही कम या न के बराबर ही अपने मूल मार्ग से भटकता है, और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि आवेश पर दोनों ही राशियां विपरीत दिशा में बल लगा रही हैं। और अगर ये दोनों ही बल बराबर होते हैं तो ये आवेश अपने मूल मार्ग से जरा भी विचलित हुए बिना गति कर सकता है। अब अगर हम मान लें कि Fe विद्युत क्षेत्र की वजह से आवेश पर लगने वाला बल है, जिसका मान होगा QE, और जो इसे नीचे की ओर धकेलेगा, जबकि Fm चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आवेश पे लगने वाला बल है,
और इसका मान होगा Q V क्रॉस B। और बाएं हाथ के नियम की सहायता से इसकी दिशा प्राप्त होती है ऊपर की ओर। तो अब आवेश पर लगने वाला कुल बल F होगा FE जमा FM, यानी कि QE जमा Q ब्रैकेट V क्रॉस B। और दोस्तों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हम इनके बीच एक ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। लेकिन अगर दोनों ही बल समान दिशा में होते तो ये आपस में जुड़ जाते, जिसकी वजह से इसे कुछ इस तरह लिखते हैं F बराबर Q ब्रैकेट E जमा घटा V B। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा किसी आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति को, जिसमें हमने मुख्यतः दो स्थितियां ली। एक, जब V और B एक दूसरे के लंबवत हो, और दूसरी, जब V सदिश B पर झुका हो। इसके साथ साथ हमने समझा संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति को। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए विषय बायो-सावर्ट नियम की। इसके बाद जानेंगे बायो-सावर्ट नियम के कुछ अनुप्रयोग। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का तीसरा भाग समझेंगे। और इस भाग में हम बात करेंगे बायो-सावर्ट नियम की, जिसके बाद देखेंगे उसके कुछ अनुप्रयोग। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने ये तो जाना था कि एक धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और जिसकी दिशा को दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से समझा जा सकता है। लेकिन इस चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? तो दोस्तों, ये जानने के लिए जीन बैप्टिस्ट बायो और फेलिक्स सावर्ट ने एक नियम दिया, जिसे कहा जाता है बायो-सावर्ट नियम। और इसी नियम की सहायता से हम किसी धारावाही चालक के इर्द गिर्द किसी भी एक बिंदु पर चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नियम आखिर कहता क्या है। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार चालक के इर्द गिर्द किसी भी एक बिंदु पर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के आनुपातिक होता है, यानी कि dB आनुपातिक है I के। इसके अतिरिक्त चालक के अति अल्प अवयव के आनुपातिक होता है, यानी dB आनुपातिक है एक अति अल्प अवयव dL के, जिसे यहाँ इस लाल रंग से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा और अति अल्प अवयव तथा अवलोकन बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण यानी थीटा के आनुपातिक होता है, यानी dB आनुपातिक है साइन थीटा के। और अंत में अति अल्प अवयव तथा अवलोकन बिंदु के बीच की दूरी यानी आर्क के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी dB आनुपातिक है 1/r⁴ के। अब इन सभी खंडों को जोड़कर लिखा जाए तो आता है dB आनुपातिक है I dL sin थीटा बटे r⁴। और अगर हम आनुपातिकता का चिन्ह हटा दें तो हमें रखना पड़ता है एक स्थिरांक k, जो चालक और अवलोकन बिंदु के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी dB बराबर होगा k I dL sin थीटा बटे r⁴। दोस्तों, यहाँ पर k का मान होता है μ0 बटे 4 पाई, जो बराबर होता है
10⁻⁻⁷ टेस्ला प्रति एम्पियर मीटर के। इसके अलावा म्यू नॉट को कहा जाता है मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता नियतांक। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र dB के व्यंजक में हम k का मान रखें तो चुंबकीय क्षेत्र dB आता है म्यू नॉट बटे 4 पाई गुना IDL sin थीटा बटे r⁻²। या इसे लिख सकते हैं कि dB बराबर होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा IDL क्रॉस r बटे r⁻²। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B निकालने के लिए हम dB को संकलित करेंगे, यानी B बराबर होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटीग्रेशन IDL क्रॉस r बटे r⁻²। आइए अब समझते हैं बायो सावर्ट नियम के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि इस नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले किसी एक वृत्ताकार पाश के केंद्र पर। तो दोस्तों यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक वृत्ताकार पाश जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या है a। इस पाश में एक विद्युत धारा I बाईं से दाईं ओर प्रवाहित होती है। तो इस पाश पर एक छोटे से अवयव dl की वजह से केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। अब अगर इस छोटे से अवयव के लिए हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि त्रिज्या सदिश जो परासी है और dl सदिश जो पाश के किसी भी बिंदु पर एक तिर्यक की दिशा में होगा, और ये दोनों ही सदिश यानी कि dl और r एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि dl क्रॉस r बराबर होगा dl के। इसका मतलब dB आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL बटे a⁻²। अब अगर पूरे पाश की वजह से केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें इस व्यंजक को पूरे वृत्त के लिए संकलित करना होगा, यानी कि B बराबर होगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL बटे a⁻²। और यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे a⁻² इंटीग्रेशन dl। तो दोस्तों यहाँ पर dl को संकलित कर प्राप्त होगी वृत्त की परिधि, यानी कि B आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे a⁻² गुणा 2 पाई a, जिसे हल करने पर B आता है म्यू नॉट I बटे 2a। आइए अब दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, जिसमें हमें किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक वृत्ताकार पाश जिसकी त्रिज्या a और जिसका केंद्र O है, और इसमें कुछ विद्युत धारा I इस दिशा में प्रवाहित होती है, और ये पाश इस स्क्रीन के लंबवत तल में है, जबकि इसका अक्ष इस स्क्रीन के तल में ही है। अब मान लीजिए कि इस अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें इस पाश की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को मापना है। तो ऐसा करने के लिए हम पाश पर कोई अति अल्प अवयव xy मान लेते हैं, जो P से r दूरी पर है, और इस अवयव और बिंदु P के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। अब इस अवयव की वजह से बिंदु P पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। अब ठीक इसी की जैसे अगर हम एक और अवयव x डैश y डैश माने जो पाश में नीचे की ओर है, तो उस अवयव की वजह से बिंदु P पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB डैश, जो परिमाण में dB के ही बराबर होगा, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग होगी। तो इसके लिए हम इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों को तल के अक्ष की दिशा में लिख लेते हैं। तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर अक्ष की दिशा में ये होगा
dB cos थीटा, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने की वजह से कट जाएंगे, जबकि क्षैतिज अक्ष की दिशा में यह होगा dB sin थीटा, जो समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि पूरे पाश की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलेगा वो होगा dB sin थीटा। यानी कि कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें इसे पूरे पाश के लिए समकलित करना होगा, अर्थात B बराबर होगा इंटीग्रेशन dB sin थीटा, यानी कि म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटीग्रेशन I dl sin थीटा बटे r की घात 2, या B बराबर होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I sin थीटा बटे r की घात 2 इंटीग्रेशन dl। और दोस्तों dl को पूरे पाश के लिए समकलित करें तो वो आएगा इस पाश की परिधि, यानी 2 पाई a। इसका मतलब B होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I sin थीटा बटे r की घात 2 गुणा 2 पाई a। अब अगर हम त्रिभुज OPC में देखें तो sin थीटा आता है a बटे r, यानी कि B आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I a बटे r की घात 2 r गुणा 2 पाई a, जिसे हल करने पर B आता है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 पाई I a की घात 2 बटे r की घात 3। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से r को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट a की घात 2 जमा x की घात 2 की घात 1 बटे 2, जिसे ऊपर वाले समीकरण में रखने पर B आता है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 पाई I a की घात 2 बटे a की घात 2 जमा x की घात 2 की घात 3 बटे 2। आइए दोस्तों अब आज ही के विषय पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पाश क्षैतिज तल में है। 2 एम्पीयर की विद्युत धारा इसके माध्यम से बहती है। विद्युत धारा के कारण पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमें एक वृत्ताकार पाश के केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिसके लिए हमें दिया हुआ है कि विद्युत धारा I है 2 एम्पीयर और त्रिज्या A है 8 सेंटीमीटर, यानी 0.08 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे a की घात 2 ब्रैकेट 2 पाई a, जहाँ पर म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर है 10 की घात ऋणात्मक 7 टेस्ला प्रति एम्पीयर मीटर के। अब इस व्यंजक में सभी राशियों का मान रखने और इसे हल करने पर B आता है 1.57 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4 टेस्ला। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा बायो-सावर्ट नियम और इसके बाद देखे बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हमने प्राप्त किया एक वृत्तीय या वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र और इसके बाद पाश के अक्ष पर किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और विषयों की, जो हैं एम्पीयर परिपथीय नियम, इसके अलावा परिनालिका और टॉरॉइड की। तब तक के लिए गुड बाय।